तो लास्ट पार्ट में वो मिस्टीरियस बीइंग फाइट करता है वेजिटा और ब्रोली से, लेकिन जैसे ही उसे गोहान और गोकू की सेंस होती है वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, कल तुम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके थे, तुम लोगों ने 400 लाइक कर दिए थे, केवल 200 लाइक ही दूर थे तुम एक एक्सक्लूसिव वीडियो के। लेकिन अगर आज की वीडियो में 5 बजे तक 500 लाइक हो जाते हैं तो फिर मैं कल 25 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वो मिस्टीरियस बीइंग पहुंचता है उन 3 एंटिटीज़ के पास में, और वो उनके पास जाकर के कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। तो वो 3 एंटिटी कहती हैं कि किस चीज़ में। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि मैं सीड्स लेने गया था उस मल्टीवर्स की, ताकि मैं क्लोन मल्टीवर्स को एकदम एग्जैक्ट उस ओरिजिनल मल्टीवर्स जैसा बना सकूं, लेकिन ऐसा करने में मैं नाकामयाब रहा, और हो सकता है कि अब वो लोग और ज़्यादा सतर्क हो गए हों उस चीज़ को लेकर के। तो वो 3 एंटिटी कहती हैं कि हमें लगा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे कि तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लोगे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम द ट्रिनिटी हैं, और हम पूरे डार्क मैटर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। जिस डार्क मैटर से हमने तुम्हें क्रिएट किया है, उसी डार्क मैटर से, लेकिन तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे, तुम एक आम से मल्टीवर्स का क्लोन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, हमें तुम्हें मारना चाहिए। तो वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, अगर इस बार मैं फेल होता हूँ तो मैं डेफिनेटली खुद को ही ख़त्म कर लूँगा। और ऐसा बोल करके वो मिस्टीरियस बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है। अब उस मिस्टीरियस बीइंग का नाम बेसिकली डार्क है, जो कि द ट्रिनिटी ने ही रखा था। अब से उसको हम डार्क बुलाएंगे, ना कि मिस्टीरियस बीइंग। और हाँ, तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये डार्क मैटर क्या है, तो पहले मैं तुम्हें वो समझा देता हूँ स्टोरी से हट करके। तो देखो, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज़ है मैटर, और दूसरी चीज़ है डार्क मैटर। जो मैटर होता है वो तो तुम जानते ही होगे, अगर तुमने साइंस पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। लेकिन जो डार्क मैटर है वो अभी तक नहीं पता लग पाया है कि किस चीज़ से बनता है। और जो मैटर है वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का केवल 5% है, बाकी बचा हुआ डार्क मैटर है। तो तुम समझ ही सकते हो कि जो गोकू और इटर्निटी है वो केवल 5% ऑफ एग्जिस्टेंस के रूलर हैं, बाकी 95% के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरी सीरीज़ अभी कितनी आगे जाने वाली है और कितनी ज़्यादा मैसिव होने वाली है, क्योंकि गोकू को अभी तक जितना हम ताकतवर समझते थे वो केवल 5% ऑफ एग्जिस्टेंस का ही था, बाकी 95% तो भी बचा ही हुआ है। खैर, और वो जो ट्रिनिटी है वो भी बेसिकली डार्क मैटर के ही इस्तेमाल करती है अपने बुरे काम के लिए, और उसी का इस्तेमाल करके उसने डार्क को भी क्रिएट किया है। तभी गोकू नहीं समझ पाया था कि आखिर ये बीइंग है या मॉर्टल है या फिर ये कोई गॉड है। खैर, वहीं गोकू पहुंचता है ज़ेनो के पास में। गोकू ज़ेनो से कहता है कि ज़ेनो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में क्या चल रहा है? ज़ेनो पूछता है आखिर क्या हुआ? तो गोकू बताता है कि तुम्हारे डिस्ट्रॉयर्स उस मिस्टीरियस बीइंग के साथ मिल करके तुम्हारे ही मल्टीवर्स का क्लोन क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं उसकी। तो ज़ेनो कहता है आखिर तुम इतने श्योरिटीज़ कैसे कह सकते हो सकता है वो मेरे डिस्ट्रॉयर्स को फंसा रहा हो। तो गोकू कहता है कि ऐसा वो नहीं करेगा। ज़ेनो कहता है आखिर तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो ऐसा नहीं कर सकता है? तो गोकू कहता है उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो तुम लोगों को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और उसी सिलसिले में उसने डिस्ट्रॉयर की मदद ली होगी, जिसके बदले में डिस्ट्रॉयर ने उससे डिमांड की होगी कि वेजिटा और ब्रोली को पहले ख़त्म करो। अब ज़ेनो, तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा डिस्ट्रॉयर कर सकता है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को उसके क्लोन मल्टीवर्स को ढूंढ करके ख़त्म करना है। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा डिस्ट्रॉयर कर सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, इस चीज़ को पता करने का मेरे पास एक आइडिया है। ज़ेनो पूछता है आखिर कैसा आइडिया? तो ग्रैंड प्रीस्ट बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जिरेन आता है। जिरेन बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, और वो ऐसा लगा होता है कि पिट के आ रहा है। ज़ेनो कहता है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो जिरेन, और तुम इतना बुरी तरीके से कैसे पिटे हुए हो? तो जिरेन कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। ज़ेनो पूछता है आखिर कैसी बात? तो जिरेन बताता है कि लॉर्ड बेलमॉड वेजिटा और ब्रोली को मरवाना चाहते हैं। ये चीज़ सुन करके ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दंग रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, कहीं बेलमॉड ही ने तो ऐसा नहीं करवाया था? जिरेन कहता है जी ग्रैंड प्रीस्ट, आप सही समझे, बेलमॉड ने ही ऐसा कराया था, और उसके बदले में उस मिस्टीरियस से बीइंग ने एक डिमांड करी है। ज़ेनो कहता है कैसी डिमांड? तो
जिरेन बताता है कि उसने डिमांड करी है कि उसे सभी यूनिवर्सेस की सीड चाहिए। ये चीज़ सुन करके जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के पसीने छूट जाते हैं। जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट जाओ और जा करके देखो कि सभी सीड सही सलामत हैं या फिर नहीं है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। जेनो जिरेन से कहता है कहीं बेलमोंट ने बताया तो नहीं उस बींग को कि आखिर वो सीड्स कहाँ पे हैं। तो जिरेन कहता है कि नहीं, फ़िलहाल तो उसने नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी तरीके से पता कर लेगा और उस सीड्स को ले लेगा। जेनो कहता है जिरेन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम इतने बुरी तरीके से पीटे किससे हो। तो जिरेन बताता है कि मुझे लॉर्ड बेलमोंट ने ही पीटा है। जब से मेरा यूनिवर्स हारा है और वो वजीटा ब्रोली का यूनिवर्स जीता है, तब से बेलमोंट मुझसे चिढ़ा हुआ है और वजीटा ब्रोली को वो ख़त्म करना चाहता है ताकि अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर में मैं ही जीतूं। जेनो कहता है तो फिर ये बात है, बेलमोंट को सारी दिक्कत वजीटा और ब्रोली से है, तो फिर बेलमोंट की ही लड़ाई वजीटा ब्रोली से क्यों ही ना करा दें। जेनो कहता है ठीक है जिरेन, तुम अभी जा सकते हो, मैं बेलमोंट को बुला करके उससे खुद ही बात कर लूँगा। जिसके बाद वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो सभी सीड्स सही सलामत हैं। जेनो कहता है ठीक है, तुम उस सीड्स पे ज़्यादा ध्यान रखना आपसे ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है फिलहाल तुम जाओ और यूनिवर्स 7 से बेलमोंट को लेकर के आओ मेरे पास। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर ऐसा क्या हो गया लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है तुम जाओ और ले करके आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोंट और मार्गरीटा को लेकर के आता है जेनो के पास। जेनो कहता है कि बेलमोंट तुम्हें क्या मॉर्टल से फाइट करने में इंटरेस्ट है। तो बेलमोंट कहता है लॉर्ड जेनो आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से मॉर्टल से फाइट। तो जेनो कहता है कि वो वजीटा और ब्रोली से। बेलमोंट हैरान रह जाता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, एक डिस्ट्रॉयर आखिर मॉर्टल से क्यों ही फाइट करेगा, गलती से कहीं अगर वो मर गया तो। जेनो कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उनसे फाइट करके उन्हें मारो या फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बेलमोंट के पसीना आता है और वो समझ गया था कि लॉर्ड जेनो को पता चल चुका है, अब उसके सामने कोई भी चॉइस नहीं बची है। बेलमोंट कहता है जी लॉर्ड जेनो, मैं उन दोनों से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जेनो कहता है ठीक है, जाओ ग्रैंड प्रीस्ट और उन 2 मॉर्टल्स को यहाँ पे ले करके आओ, आखिर मैं भी तो देखूँगा उनमें ऐसा क्या खास है कि एक डिस्ट्रॉयर उनसे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वजीटा और ब्रोली को जेनो की प्लेस पे लेके आता है। खैर वहीं दूसरी तरफ डार्क ये सोच रहा होता है कि अब वो कैसे उस मल्टीवर्स में जा करके उनकी सीड्स को ला सकता है, क्योंकि अब तक तो सबको पता चल गया होगा मेरे बारे में और उस डिस्ट्रॉयर की तो खैर भी नहीं होगी। तभी वो सोचता है कि मुझे गोकू और उसके बेटे को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और फिर अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी से उन सीड्स को चुराना होगा। हाँ, ये सबसे सही चीज़ रहेगी। जिसके बाद तभी डार्क एक दूसरा क्लोन मल्टीवर्स भी क्रिएट करता है, जिसको की सेंस करके गोकू वहाँ पे आ जाता है। गोकू जैसे ही उस क्लोन मल्टीवर्स को देखता है, उसको लगता है कि यही वो क्लोन मल्टीवर्स है जो कि वो मिस्टीरियस बीइंग क्रिएट कर रहा है, मुझे अभी इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आखिर इस क्लोन मल्टीवर्स से मुझे अजीब सी की क्यों नहीं महसूस हो रही है। जेनो का मल्टीवर्स तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी की भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके क्लोन मल्टीवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर गोकू इस चीज़ को इग्नोर करता है और उस मल्टीवर्स को इरेज कर देता है, जिसके बाद उसे लगता है कि उसने क्लोन मल्टीवर्स को ख़त्म कर दिया है और अब वो मिस्टीरियस बीइंग कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं डार्क जेनो के मल्टीवर्स में पहुंच गया होता है, जहां पे वो पूरी तरीके से रियलिटी को मैनिपुलेट कर देता है और जो एंटिटीज़ गार्ड कर रही होती हैं उन सीड्स को, उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डार्क उन सीड्स को चुरा करके भाग चुका होता है। डार्क उस सीड्स को लेकर के पहुंचता है द ट्रिनिटी के पास में और वो कहता है कि देखिए मैं सीड्स को ले आया हूं और अब उस क्लोन मल्टीवर्स को क्रिएट करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ट्रिनिटी कहते हैं शाबाश, जाओ और जा करके क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट करो और हाँ ध्यान रखना उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। डार्क कहता है अब उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए और ऐसा बोल करके वो गायब हो जाता है। खैर वहीं जेनो ब्रोली और वजीटा से कहता है कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारे ऊपर जिस डिस्ट्रॉयर ने हमला करवाया था वो कौन था। वजीटा कहता है नहीं लॉर्ड जेनो, आखिर वो कौन था। तो जेनो कहता है वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। ब्रोली बेलमोंट को देखता है और वो कहता है कि क्या ये वो डिस्ट्रॉयर था जिसने हमें मरवाने की कोशिश की थी। जेनो कहता है तुम ठीक समझे। जिसके बाद ब्रोली गुस्सा आता है और वो जा करके बेलमोंट की गर्दन पकड़ लेता है। वो बेलमोंट से कहता है कि तुमने ऐसे करने की
जुर्रत भी कैसे की। लॉर्ड ज़ेनो, मुझे आदेश दीजिए कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ज़ेनो कहता है कि मैंने तुम दोनों को यहीं पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेजिटा, ब्रोली, तुम दोनों मिल करके इस बेलमोट से फाइट करो। आखिर मैं भी तो देखूँ कि तुम दोनों में ऐसा क्या खास है जो कि एक डिस्ट्रॉयर तुमसे इतना ज़्यादा जलता है। वेजिटा हंसने लगता है और वो कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, मैं तो अकेले ही इसे हरा सकता हूँ, मुझे तो ब्रोली की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इसने हम दोनों को मरवाने की कोशिश की थी तो ब्रोली, हम इसको काफ़ी ज़्यादा तड़पाएंगे। और ये चीज़ सुन करके ब्रोली भी हंसने लगता है। बेलमोट के पसीने छूट जाते हैं। बेलमोट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे साथ। ज़ेनो कहता है, तुम हमारे मल्टीवर्स के लिए एक श्राप हो, तुम्हारा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम अपने यूनिवर्स को ऊंचा दिखाने के चक्कर में पूरे यूनिवर्सेस को भी ख़त्म कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है बेलमोट। ऐसा बोलते बोलते ही वेजिटा और ब्रोली मिल करके अटैक कर देते हैं बेलमोट के ऊपर। बेलमोट के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे होते हैं और बेलमोट कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बेलमोट कहता है, तुम मॉर्टल्स को क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा लोगे? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक डिस्ट्रॉयर किस हद तक जा सकता है। जिसके बाद बेलमोट इस्तेमाल करता है अपनी हकाई की को और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी हकाई फॉर्म में। लेकिन उस हकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी बेलमोट कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वेजिटा और ब्रोली एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑलरेडी थे और वो इतने ज़्यादा रेज और गुस्से में थे कि उनके ऊपर बेलमोट के अटैक का कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। बेलमोट अपनी हकाई बॉल का भी इस्तेमाल करता है ब्रोली और वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा और ब्रोली केवल उसे एक ही हाथ से रोक लेते हैं। बेलमोट कहता है, नामुमकिन, आखिर ये मॉर्टल्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये बिना डिस्ट्रॉयर की फॉर्म के भी कैसे मुझे सरपास करे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिरेन। जिसके बाद बेलमोट को मार देते हैं वेजिटा और ब्रोली मिल करके। ज़ेनो कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो ब्रोली और वेजिटा, कैसा हो अगर मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉयर बना दूं एक एक यूनिवर्स का। वेजिटा कहता है, मुझे उस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लॉर्ड ज़ेनो, क्योंकि फिर मेरे ऊपर लिमिटेशन लग जाएगी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकलना है, मुझे उस गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। ये चीज़ सुन करके ज़ेनो और ग्रैंड पीस दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, तुम गोकू से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? कैसा मजाक कर रहा हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं लॉर्ड ज़ेनो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक दिन उस गोकू को ज़रूर सरपास करूँगा। ज़ेनो कहता है, ठीक है, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद ब्रोली और वेजिटा वापस चले आते हैं अपने यूनिवर्स में। ज़ेनो ग्रैंड पीस से कहता है कि ग्रैंड पीस, तुम इन दो मॉडल्स पे खास ध्यान रखना, कहीं ये अपने आप को ताकतवर बनाने के चक्कर में कुछ गलती ना कर दें। ग्रैंड पीस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी सभी यूनिवर्सेस के ऊपर एक अच्छी नज़र रहती है और एंजल्स तो वैसे भी हर यूनिवर्स में है ही। खैर, वहीं गोकू जैसे ही उस क्लोन मल्टीवर्स को इरेज कर देता है तभी एक यूनिवर्स उससे गलती से बच जाता है। गोकू कहता है, आखिर मेरे अटैक से ये एक यूनिवर्स कैसे बच गया? आखिर चल के देखते हैं कौन सा यूनिवर्स है ये। जैसे ही वो उसके नज़दीक जाता है तो वो पाता है कि ये तो एक फेक यूनिवर्स था, मतलब कि ये पूरा मल्टीवर्स ही फेक था, उसने मुझे चकमा दिया है। तभी गोकू पहुंचता है ज़ेनो के पास और वो कहता है कि क्या तुम्हारे सीड्स सेफ हैं? ज़ेनो कहता है, हाँ, अभी तो ग्रैंड पीस देख के आया था और सीड्स एकदम सेफ है। गोकू कहता है, क्या मैं भी चल करके देख सकता हूँ? ग्रैंड पीस कहता है, हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद ग्रैंड पीस गोकू को लेकर के जाता है सीड्स के पास में, जहाँ पे वो देखते हैं कि सभी सीड्स सही सलामत हैं। ग्रैंड पीस कहता है, सभी सीड्स सही सलामत तो हैं, आखिर तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे थे? तो गोकू कहता है कि ये एक वहम है तुम्हारा, उसने अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया हुआ है तुम्हारे सीड्स के ऊपर। ग्रैंड पीस कहता है, आखिर तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो, वो रियलिटी मैनिपुलेशन हमारे ऊपर वर्क ही नहीं कर सकती है। गोकू रेज करता है और वो जगह एकदम से शैटर कर जाती है। जिसके बाद ग्रैंड पीस देखता है कि सामने एक भी सीड नहीं है। गोकू कहता है, क्या तुम्हें अब दिखी सामने सीड्स सही सलामत हैं? तो ग्रैंड पीस कहता है, नामुमकिन, उसने हमारी मल्टीवर्स की सीड्स चुरा ली हैं। अब क्या डार्क उन सीड्स के इस्तेमाल से क्लोन मल्टीवर्स क्रिएट कर पाएगा या फिर गोकू उसे पहले ही रोक देगा? और अगर डार्क उसको क्रिएट कर देगा तो फिर क्या क्लोन गोहान सच में ओरिजिनल गोहान से ज़्यादा ताकतवर होगा? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।